आज हम एमडी के क्लास पेपर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कल जो है वो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसका लेक्चर कंप्लीट किया था। तो आज जो पास पेपर के इसके एमसीक्यूज हैं जो भी हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में तो हमारे एमडी कैट एग्जाम्स हमारे पास आते हैं, तो उनको यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट ईयर्स के डिफरेंट प्रोविंसेस के हमारे पास पास पेपर हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने थर्मोकेमिस्ट्री के भी किया था, तो आज हम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को डिफरेंट कौन कौन से पास पेपर में सवाल आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जो आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ आपको दिख रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन हमारे पास गिवन है, हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ट्रू है, सही है। तो पहला कह रहे हैं मैग्नीज इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7 to +2। बी कह रहे हैं क्लोरीन इज रिड्यूस फ्रॉम 0 to -1। सी कह रहे हैं क्लोराइड आयंस आर रिड्यूस फ्रॉम -1 to 0। डी कह रहे हैं मैग्नीज इज रिड्यूस फ्रॉम +7 to +2। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्या बता सकते हैं करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन, क्लोराइड आयंस आर रिड्यूस फ्रॉम -1 to 0, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन हो गया। चूंकि Cl देखो यहाँ पर -1 है, -1 से यहाँ पर ये 0 तक मूव कर रहा है। ये वो चीज़ है जो ट्रू है इस रिएक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के लिहाज से। हमने इसको स्टडी किया था। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन नाइट्रेट आयन NO3- आयन लिखा हुआ है। ये जो NO3- आयन है इसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेट आयन। तो ये नाइट्रेट आयन के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगी? NO3- ये लिखा हुआ है NO3-1, तो यह निकालना पड़ेगा। वैसे तो हम देख सकते हैं कि इसके हमारे पास जो है वो -6 हो जाएगी, +6 हो जाएगी। +6 में -1 करेंगे तो +5 हो जाएगा, तो ये +5 हो जाएगा हमारे पास। सही है, वर्बली हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C2O4-2। अभी जो C2O4-2 हमारे पास आयन है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सलेट आयन। ये हमारे पास ऑक्सलेट आयन है। अब ऑक्सलेट आयन के अंदर हमारे पास क्या रहता है C2O4-2 के अंदर? वो ये हो गया हमारे पास 8 हो गया, उधर गया प्लस का 8 हो गया, प्लस का 8 माइनस का 2 हमारे पास प्लस का 6 हो गया, डिवाइड बाई 2 भी हो जाएगा, +6 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर के एमसीक्यूज आ रहे नम्स में आया था 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO3। जो बड़ा आसान है, HClO3 दिस इज कॉल्ड क्लोरिक एसिड। इसमें अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -6 हो गया जी। C2O4 का इसको चेक कर लेते हैं। C × 2 + O × 4 इज इक्वल टू -2। C × 2 प्लस का -2 × 4 इज इक्वल टू -2। C × 2 माइनस का 8 इज इक्वल टू -2। C × 2 इक्वल टू 8 -2। C × 2 इक्वल टू 6। C × 2 इक्वल टू 6/2 3 आएगा। सही है, 3 आएगा, सही है, इस तरह से निकलेगा। तो इसके बाद HClO3 में क्या आ गया हमारे पास? -6 + 1 हो गया, तो ये हमारे पास प्लस का 5 निकल गया, बी ऑप्शन। क्लियर है मसला? आगे बात सारी तीनों एमसीक्यूज क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन वोल्टिक सेल अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन ऑर्डर टू डैश।
वोल्टिक सेल में जो है वो सॉल्ट ब्रिज को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब जो वोल्टिक सेल क्या होता है, आपको पता है कि एक ऐसा सेल होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वोल्टिक सेल असल में दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है, एक ये हाफ सेल होता है, एक ये दूसरा हाफ सेल होता है। एक इलेक्ट्रोड एक में डाला होता है और एक में एक हमारे पास सेकंड एक दूसरा इलेक्ट्रोड डाला होता है, ठीक है। ज्यादातर जिंक और कॉपर होता है, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, वायर की मदद से कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट हम डाल लेते हैं या कोई भी वोल्ट मीटर, कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हैं जो करंट मेजर कर ले। और इन दोनों को बीच में हम क्या करते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज एक लगा देते हैं। देखा होगा आपने ऐसे करके, ये सॉल्ट ब्रिज लगता है, इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज के अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन ही तो ये है कि कंप्लीट द सर्किट, सर्किट कंप्लीट करता है, कंप्लीट्स द सर्किट। अगली बात क्या है कि ये हमारे पास अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन या अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की मिक्सिंग को ये अवॉइड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट आपस में मिक्स ना हो पाए। अगली बात ट्रांसफर ऑफ आइंस, आइंस को ट्रांसफर करता है सॉल्ट ब्रिज से। अगली बात कि ये प्रोवाइड्स अपोजिटली चार्ज आइन, ये क्या करता है, अपोजिटली चार्ज आइंस को प्रोवाइड करता है, इसलिए टू ओवरकम, ताकि ओवरकम किया जा सके इसको भाई जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल। तो ये चार तरह के काम है जो सॉल्ट ब्रिज एक वोल्टिक सेल के अंदर, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर करता है। यहां पूछ रहे हैं कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है। चारों में से कोई भी बात बोलेगा सही ऑप्शन होगा। पहला पास द इलेक्ट्रिक करंट, गलत जवाब हो गया। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो वायर के थ्रू पास होता है, लाइक फ्रॉम हियर, यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। बी है प्रिवेंट द फ्लो ऑफ आइंस, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये आइंस को ही तो फ्लो करता है, ट्रांसफर ऑफ आइन कराता है, ठीक है। सी है मिक्स सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल, बिल्कुल नहीं, मिक्स होने से अवॉइड करता है, वहां मैंने लिख दिया है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। जो भी लिखा हुआ, चूंकि एबीसी गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो डी करेक्ट है। अलाउ मूवमेंट ऑफ आइंस बिटवीन टू सेल, वही ट्रांसफर ऑफ आइंस, सही है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। समझ गए बेटा, क्लियर है? तो मसला तो समझना होगा ना, तो पूछिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल ना मैंने पुराने एमडीकेट के पेपर से भी उठा लिए जो क्या है हमारे सिलेबस से आउट है। तो पीएमडीसी सिलेबस तो 2021 के बाद से फॉलो होना शुरू है, 21-22 से। अगर उससे पहले का कोई सवाल है, अगर 2018, 19, 17 का, तो वो आउट ऑफ द सिलेबस होता है, तो वो पूरे चैप्टर में कहीं से भी आ सकता था। इसलिए हो सकता है कि परेशानी का बाइस बने। जैसे देखो ये 2011 में वोल्टिक सेल हमारा है ही नहीं सिलेबस के अंदर, लेकिन 2011 का चूंकि हम पास पेपर कर रहे थे, वहां वोल्टिक सेल का सवाल दिख रहा है, सही है। लेकिन ये बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांस ये कि ना है इसके अंदर, क्योंकि सिलेबस से आउट नहीं देना है, रूल तो यही नहीं देना चाहिए। अगर आपको एमडीकेट के अलावा कहीं और टेस्ट देना है, केयू में या फार्मडी का टेस्ट या डीपीटी का, तो वो फिर जाहिर सी बात है पूरा उसका काम आ सकता है, फिर वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है उसमें। तो ये कि मैंने जानबूझ के हटाया नहीं, जब मैं स्लाइड बना रहा था तो मैंने सवाल को हटाया नहीं, मैंने बोला चलो थोड़ा सा नॉलेज बच्चे गेन कर लेंगे, और कोई वजह नहीं, वरना मैं हटा भी सकता था उसको। जाहिर सी बात है वोल्टिक सेल मैंने कल पढ़ाई नहीं, आपको पता है सिलेबस की, लेकिन इसमें सवाल मैं करा रहा हूँ, हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ कि देखो ये चीज है। कितना 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है समझाने में, और कितना टाइम लगता है, लेकिन नई चीज समझ में आ गई, इससे अच्छी बात और क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेजर्ड बाय डैश। बहुत आसान है, वोल्ट मीटर हो गया ना, ये तो वोल्ट मीटर का ही काम वोल्टेज मेजर करना है, बाकी एमीटर और गैल्वेनोमीटर तो करंट मेजर करता है ना, और कैलोरीमीटर तो हीट मेजर करता है। बहुत ऐसी गलत हो गया, क्लियर है? आगे बढ़े, कोई भी मसला है रोक के पूछे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। देखो ये भी हमारे पास एक आउट ऑफ द सिलेबस है, 2010 में आया है, ठीक है, बहुत पुराना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहा जाता है? देखो हमारे पास एक सीरीज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। मतलब देखो बताता हूं, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो क्या है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड,
एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ई नॉट रेड वैल्यूज की ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर देते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निकालकर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताते हैं, जिससे एक सीरीज हमारे पास बन जाती है। ठीक है, अब उसमें क्या रहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। अच्छा, वैसे तो ई नॉट रेड है, लेकिन चूंकि आंसर नहीं है तो बेस्ट आंसर की तरफ आ जाएंगे हम लोग। तो वहां पर हम जीरो, आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को देखते हुए फैसला करते हैं। तो हाइड्रोजन को हम लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं 0 वोल्ट, उसको हम उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर पीएच, पीके और पीओएच नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ बेस्ट आंसर के लिए डी लगा देता हूँ, हाइड्रोजन स्केल। वैसे इसका असल आंसर होना चाहिए द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ये होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो हाइड्रोजन स्केल लगा लो। नेक्स्ट है द ई नॉट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड कॉपर हाफ सेल इज 0.34 वोल्ट। कल मैंने आपको बताया था कॉपर की जो है वो ई नॉट रेड वैल्यू हमारे पास 0.34 वोल्ट है। मेजर्ड व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन दिस केस हाफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एज SH इज डैश। देखो बेटा, याद रखो कि जब दो तरह से हम लोगों के पास फर्स्ट ईयर में ये था, एक में जिंक था, जिंक के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मिला रहे थे, एक में कॉपर के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मिला रहे थे। जब जिंक के साथ मिला रहे थे तो जिंक तो एज अ एनोड बिहेव कर रहा था और SH एज अ कैथोड बिहेव कर रहा था। लेकिन जब हम कॉपर के साथ मिलाते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो उल्टा हो जाता है, ये कैथोड के तौर पर बिहेव करता है और ये एनोड के तौर पर बिहेव करता है। तो SH जो है वो एनोड के तौर पे बिहेव करते हैं। और एनोड्स में क्या चीज होती है, हमेशा आप सब जानते हैं, एनोड में हमेशा हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है, ये भी कल मैंने आपको बताया था कि वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मतलब SH में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 2H+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये वो रिएक्शन है जो कॉपर के साथ कनेक्ट होने पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर रहा होता है। तो क्या ऑप्शन हो सकता है इसके अंदर, A, B, C तो नहीं हो सकता, रिडक्शन हो रही है, या तो B हो सकता है या D, B हो सकता है कि H+ आयन है, H में प्लस मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज आर्बिट्ररीली टेकन एज 298 केल्विन इज डैश। कितना लिया जाता है हाइड्रोजन के लिए, बताइए, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, 0 वोल्ट लिया जाता है, सी ऑप्शन। ये हमने उसको आर्बिट्ररीली एक वैल्यू चूज की है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। क्लियर है भाई? कोई भी मसला, किसी भी सवाल में किसी भी किस्म का कोई इशू, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, कोई चीज पूछनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है, डाउट है, कोई कुछ भी चीज है तो आप मुझसे पूछें, आई विल टेल यू द आंसर ना। सही है, कब परफेक्ट है? आगे बढ़े, सेट है? चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। Coinage metal, copper, silver and gold are the least reactive because they are dash. Coinage metal बहुत कम रिएक्शन करते हैं, क्या वजह है? Coinage metal मतलब तांबा, चांदी, सोना, ये सब कम रिएक्शन करते हैं, क्या वजह है? देखो, वैसे तो जब हम बात करते हैं ना इसकी, जो क्वांटेट हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं, Cu, Hg, Ag, Pt, Au, और हाइड्रोजन के जितने भी एलिमेंट हमारे पास होते हैं ना, इनकी जो ई नॉट रेड वैल्यूज होती है ना बेटा, वो पॉजिटिव में होती हैं, और ई नॉट एक्स वैल्यूज इसकी क्या होती हैं, नेगेटिव में होती है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जो हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। तो इन सब की वैल्यू पॉजिटिव ई नॉट रेड वैल्यूज है सी, और नेगेटिव ई नॉट ऑक्स भी है, तो बी भी है। अब क्या करें? चलो ए और डी तो नहीं है, लेकिन मसला किसमें फंस गए हम लोग, बी और सी में, तो दोनों ही है, क्योंकि मैंने कल बताया दोनों दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल।
अब क्या किया जाए? तो बेटा याद रखिएगा एक चीज के जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, जो ये जो ECS होती है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से रेंज होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से नहीं। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे, सी ऑप्शन लगा देंगे, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। हो तो ये भी सकता है, लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ECS, वो इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से अरेंज की गई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिहाज से नहीं अरेंज की गई। दैट्स वाई हम लोगों को यहाँ पर सी लगाना भी नहीं लगाना, अगर बी भी होता है। बेस्ट आंसर यहाँ पर सी आ रहा है, क्योंकि 2016 का पेपर है ना बेटा, पुराने पेपर्स में BCQs आया करते हैं। आजकल तो MCQs आ रहा होता है, आसान होता है, लेकिन पहले क्या होता था, BCQs आया करते थे। BCQs किससे कहा जाता है? बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। आपको 2-2, 3-3 ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, तो उसमें से सही ऑप्शन आपको बताना होता है। ये बड़ा मुश्किल होता है BCQ करना, कि बेस्ट आंसर कौन सा है। करेक्ट आंसर तो निकालना बड़ा आसान है, लेकिन बेस्ट आंसर निकालना बड़ा मुश्किल है। अब सारे सही लग रहे हो, जैसे इसमें दोनों सही लग रहा था। क्लियर है? तो मसला बेटा समझ में आ गई बात? कोई भी मसला है तो पूछे लास्ट में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, असल में इसका देखो, इसकी निमोनिक होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी निमोनिक होती है, जैसे लेके खाना मजे से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी छापा F। ये इस तरह से चलता है, देखो इस तरह से, ले के खाना मजे से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी छापा F। CUHGAGETA। ये हो गया लेके खाना मजे से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी छापा है। अब ये हमारे पास, ये मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसके सामने ड्रॉ किया है, यहाँ पर निमोनिक भी लिख दी। अब यहाँ पर जो आप बता रही हैं, आपका सवाल जो है बेटा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब हाइड्रोजन से ऊपर ये जितना भी है सारा का सारा, ये पूरा का पूरा, इसका E नॉट रेड हमारा जो है वो हमेशा कैसा रहेगा? ये हमेशा नेगेटिव में रहेगा। और उसके नीचे जो सारा का सारा है, इसका E नॉट रेड हमेशा हमारे पास पॉजिटिव में रहेगा। ये तो कंप्लीट मैंने सीरीज ड्रॉ कर दी। ये बहुत रैंडम टाइप का होता है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है। इसका काम है, एक्सपेरिमेंटिस्ट लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हुए ये काम किया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं, उन सब का हमारे पास जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ये लाजमी है। अभी आगे कोई सवाल आएगा तो ऐसा देख भी लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो ऐसा नहीं है, वैसे रिकॉर्ड हो गया था ये, मसला नहीं है, मिल जाएगा आपको। ये सब जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें जब तक यूट्यूब जिंदा है तब तक तो रहेंगी। हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये चीज रह जाएगी। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ताकि चीजें रहे, सलामत रहे, सही रहे। जिंदगी में आगे बच्चे को एप्लीकेट करना हो तो कम से कम लेक्चर वगैरह देख ली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट इज फ्रॉम। अब ये पूरा इतना बड़ा डायग्राम बना दिया इन्होंने। डायग्राम वाला सवाल है, चेक कीजिए। कह रहे हैं कि इस सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करेगा। अच्छा, यहां पर नेक्स्ट सॉल्ट ब्रिज लगाया, मैं दिख नहीं रहा, छुप गया थोड़ा सा शायद, ये रहा। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, अब करंट याद रखिए कि जिंक और कॉपर जब लगाते हैं ना, तो याद रखिएगा हमेशा जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू कॉपर, एनोड से कैथोड की तरफ हमारे पास होगा। तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जिंक जो है ना हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और कॉपर हमेशा रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से लेकर कॉपर की तरफ होता है। समझे बेटा? दोबारा बता दूं? दोबारा बता दूं? चले बेटा, थोड़ा सा डिटेल में बताया था। ठीक है, दिस हियर यू कैन सी, ये हमारे पास यहाँ पर हमने एक जो है वो वोल्टिक सेल हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये वोल्टिक सेल है। वोल्टिक सेल का काम क्या होता है? वोल्टिक सेल का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हम
केमिकल एनर्जी को किसी तरह से कन्वर्ट किसमें कर दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर किसी तरह से हम जो रेडॉक्स रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर दें। एक मेन फंडा है वोल्टिक सेल का। अब वोल्टिक सेल कई तरह के दुनिया में बनाए गए हैं, सबसे मशहूर ये वाला है जिंक कॉपर वोल्टिक सेल जिसको कहा जाता है। तो वोल्टिक सेल भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग जो है वो गैल्वानिक सेल भी कभी कभार कह रहे होते हैं, इस नाम से भी सुना होगा आपने गैल्वानिक सेल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हमने यहाँ पर जो जिंक है और कॉपर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हैं। अब जिंक में देखो, जिंक की हमारे पास जो हमने पढ़ा है कि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास है वो नेगेटिव में आती है, माइनस का 0.76 वोल्ट कह लो ना, कितनी आ रही है कल बता। रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये आराम से ऑक्सीडाइज हो सकता है। जब ये आराम से ऑक्सीडाइज हो सकता है तो ये हमारे पास क्या है, एनोड है। एनोड जहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जहां पर क्या होगा हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां से जिंक क्या करेगा बेटा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही है, ऑक्सीडेशन हो गया आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट में, ये जो बाहर का सर्किट चला रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सर्किट, जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट फ्लो करता है। जबकि ये जो है ना, ये जो सॉल्ट ब्रिज होते हैं, इंटरनल सर्किट होता है, यहाँ से आइंस फ्लो करते हैं, ठीक है। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर पर आगे बेटा, देखिए आपको। अब कॉपर की कहानी बिल्कुल उलट है। कॉपर का आपको पता है, ई नॉट रेड वैल्यू उसकी क्या है, प्लस का 0.34 वोल्ट, कल ही लिखाया था क्लास के एंड। मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल इसके ज्यादा है, रिड्यूस आराम से हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, कैथोड है। कैथोड पे क्या हो जाती है भाई, जैसे भी मैंने बताया आपको, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से अच्छा यहाँ क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट की आयन के अंदर मौजूद है। अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, जो यहाँ पर क्या है असल में इसका है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या होगा, Cu+2 आयन भी होंगे, SO4- आयन भी होंगे। अब ये Cu+ आयन क्या करेंगे, यहाँ जाकर डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो कॉपर +2 आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कॉपर मेटल में डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, यहाँ कॉपर मेटल, यहाँ से आप देख सकेंगे कि कॉपर मेटल यहाँ पर जो है डिपोजिट होते जा रहा है बड़ी तादाद में। और इस तरह से होगा क्या कि करंट यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा। अब चूंकि 0.76 वोल्ट है, 0.34 वोल्ट, जब दोनों को प्लस करेंगे तो उसको जो ईएमएफ आएगा, जो सेल का जो ईएमएफ आएगा, वो हमारे पास 1.10 वोल्ट हमारे पास आ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इस सेल का ईएमएफ होता है, वोल्टेज सेल का। हम आगे बात करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ए ऑप्शन लगाया, जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है। बात समझ आई कुछ? और कोई मसला, कुछ और पूछना है बेटा? टॉपिक तो 2 घंटे, अगर मैं इसको बताऊं तो 1 घंटे का टॉपिक ही है पूरा वोल्टिक सेल का। अगर बताना शुरू करूं मैं तो शॉर्ट में आप जो पूछेंगे बस वो आपको बता दो, ठीक है। चूंकि ये वाला आना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। ईयर आप देख लें, 2013 लिखा, ये आना ही बहुत मुश्किल है। 90% चांस है कि एमसीक्यू आएगा ही नहीं। ये ऐसी करा रहा हूं बच्चों के लिए जिनको एमडीकेट के अलावा मान लेते हैं कहीं और टेस्ट देना है, बीएसएन का देना है, कुछ भी देना है, तो उसमें आ सकता है। क्योंकि बहुत शॉर्ट चैप्टर, कल हमने देखा ना 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो गया। 5 टॉपिक गिनती के डाले उन्होंने, तो फिर चैप्टर बहुत बड़ा थे। तो मैंने बोला कि यार थोड़ा सा जो बच गया वो मैं एमसीक्यूज में करवा देता हूँ, अदरवाइज एमडीकेट में आना इसका बहुत, अगर आ गया तो बच्चे शोर मचाएंगे, तो ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन शोर मचाने से होगा तो कुछ भी नहीं भाई, एंड है, चलो हो गया जो होगा। लेकिन ये रिस्क चक्कर में हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते है ना, ये भी तो मसला है। चलो मान लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ऐसे तो 50 चीजें हैं जो पढ़ी जा सकती है, फिजिक्स में, इसमें, उसमें, तो कितना पढ़ लेंगे आप? आउट आ गया तो आपको फंसना ही फंसना है। सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थोड़ी ना, किसी और से भी तो आउट आ सकता है, फिर क्या करेंगे आप? तो हम यही उम्मीद करके जाते हैं कि आउट नहीं आएगा। जैसे 2025 में 24 में आउट नहीं दिया, 26 में भी आउट नहीं दी, उम्मीद यही करता है। फिर मैं एक्स्ट्रा एमसीक्यूज क्यों करा रहा हूँ भाई, कि अगर आउट आ गया, अगर थोड़ी सी सिनेरियो है तो फिर कर लेंगे, नहीं तो किसी और इंस्टीट्यूट ऐसा तो वहां आएगा, बस और कोई वजह नहीं है। अदरवाइज आपको नहीं समझ में आ रहा, वोल्टिक सेल का टॉपिक छोड़ सकते। अगर आपको सिर्फ एमडीकेट ही देना है और आपको कोई और टेस्ट नहीं देना, तो वोल्टिक सेल छोड़ सकते हैं, क्या जरूरत है। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है कि समझ ही नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ेगा, तो आप छोड़। ये टॉपिक तो वाकई मुश्किल है, आसान नहीं है, ठीक है। बहुत एमसीक्यूज बन सकते हैं इससे, 100 एमसीक्यूज में खड़े खड़े बना दूंगा इसी से, वोल्टिक सेल से, सिर्फ इस डायग्राम से, क्योंकि बहुत कुछ इसके अंदर हो रहा है, पूरी दुनिया चल रही है इसके अंदर। एक रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अलग बात है, बच्चों को मैंने पढ़ाया नहीं है ना उसको, तो मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता इसके अंदर। सही है, मतलब आपको नहीं पढ़ाया, मतलब इसमें कल जो मैंने ये टॉपिक छेड़ा ही नहीं था, आपको पता है, क्योंकि सिलेबस में नहीं था। क्लियर है?
और मैं बोलता हूँ इसका यूज कहाँ पर है सबसे, ये जो मोबाइल फोन चल रहा है ना इस वक्त यहाँ पर, ये इसी का यूज है। ये जो लैपटॉप यहाँ पर चल रही है इसी का यूज है। दुनिया की तमाम बैटरीज इसी फंक्शन पर चलती हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक, आप गौर से देखो तो हो क्या रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहे हैं, एक बैटरी बनाई है मैंने जहां पर केमिकल्स के जरिए करंट जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपके मोबाइल फोन की बैटरी में, रिमोट कंट्रोल की बैटरी में, टॉयज की बैटरी में होता है। देखो जब यूज में आऊंगा तो घंटों लगा दूंगा इसके ऊपर इतना, मतलब ये दुनिया वोल्टिक सेल है। वोल्टिक सेल नाम किसका है? अलेजांद्रो वोल्टा, इटालियन साइंटिस्ट है जिसके नाम पे वोल्ट की यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया था। उसने से 250-300 साल पहले पहला सेल दुनिया का बनाया था। उसने चेक किया और दुनिया को बताया था कि हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। आज लिथियम सेल और कितनी तरह के सेल्स आजकल आ गए, पूरी दुनिया बैटरी पे चल रही है और सोलर सेल और पता नहीं क्या क्या चीजें। ये उसकी स्टार्टिंग थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो अब तो ये सेल इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसी के प्रिंसिपल पर दुनिया की 1000 सेल हमने बना दी। इससे ज्यादा जदीद, एडवांस, ज्यादा कैपेसिटी वाले बहुत कुछ। बात समझ आ गई? देखो दो चीजें होती हैं, अच्छा सवाल अच्छा किया दीना ने। ये देखो दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होती है साइंस, शायद जैसे पहले मैंने आपको नहीं बताया, और एक चीज हमारे पास होती है टेक्नोलॉजी। हमारे बच्चे ना बड़ी उम्र तक आने के बाद भी ना इन दोनों के बीच का फर्क समझ नहीं पाते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस किसे कहा जाता है? व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ सब्जेक्ट दैट एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी दुनिया को एक्सप्लेन करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका काम है टू एक्सप्लेन दिस मटेरियल वर्ल्ड। दुनिया किस तरह से काम कर रही है उसको एक्सप्लेन करेगा साइंस। साइंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बताई हुई बात से इंसानियत को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। साइंटिस्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो कहता है मुझे सच जानना है, मुझे हक जानना है, सच्चाई क्या है इस नेचुरल फिनोमिना की। फायदा हो ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता साइंटिस्ट को। अच्छा, कुछ लोग फिर क्या करते हैं, या कुछ लोग, या एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें साइंस की इन्हीं थ्योरीज की मदद से हम इन्वेंशंस करते हैं, लग्जरीज बनाते हैं, कंफर्ट्स बनाते हैं, अपने लिए आसाइशें, इजादात बनाते हैं, मोबाइल फोन, कार्स, वो चीजें जो हमारे यूजफुलनेस में आती हैं। तो यूजफुलनेस ऑफ साइंस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज द यूजफुलनेस ऑफ साइंस। जब साइंस के टीचर साइंस पढ़ाते होते हैं तो साइंस ही पढ़ा रहे होते हैं। जब मैं साइंस पढ़ा रहा होता हूं तो बस मैं आपको थ्योरीज एक्सप्लेन कर रहा होता हूं। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द मटेरियल वर्ल्ड, आई एम नॉट टेलिंग यू कि वो क्या फायदा देगा। वो टेक्नोलॉजी है, वो अलग चीज है, वो साइंस की एक छोटी सी ब्रांच है। समझ रहे? जरूरी नहीं कि साइंस की हर चीज का फायदा हो, वो बस एक्सप्लेन कर रहा है मटेरियल वर्ल्ड को। अब मरीख पे जाना, मरीख पे क्या है, लाइफ है नहीं है, मरीख की मिट्टी कैसी है, मार्स की, चांद की मिट्टी कैसी है, क्या फायदा है इससे इंसानियत को? कोई नहीं। एक पैसे के लिए तो क्यों कर रहे हैं? स्पेस एक्स मिशन एलोन मस्क करोड़ों रुपए लगा रहा है, अरबों रुपए, खरबों रुपए लगा रहा है टू एक्सप्लेन दिस मटेरियल वर्ल्ड। साइंस का काम होता है एक्सप्लेन करना दुनिया को, फायदा देना नहीं उससे। फायदा देने का काम टेक्नोलॉजिस्ट का है। और साइंस और टेक्नोलॉजी साइंस की मरों में मिन्नत है। अगर अलेजांद्रो वोल्टा वोल्टिक सेल का फंक्शन नहीं पता ना आपको इसको, तो ना दुनिया में लिथियम सेल होता, ना सोलर सेल होता, ना ड्राई सेल होता, कुछ भी नहीं होता। ये इसी की मरों में मिन्नत है कि दुनिया के 1000 सेल बने। आपको मोबाइल फोन चल रहा है जो सुबह से रात तक, वो इसी के मरों में मिन्नत है। बोला सर ये वाला तो नहीं था, इन्वेंशन तो यही थी, कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं दिया, पायनियर तो यही था। बात समझ में आ गई? तो जरूरी नहीं कि हर चीज का फायदा तो होगा, लेकिन हम एज अ साइंस पढ़ते हर चीज का फायदा नहीं तलाश कर रहे हो, बस वो कॉन्सेप्ट समझे आप उस चीज को, क्या बात हो रही है। बॉटनी जोलॉजी में भी जब जोलॉजी पढ़ाते हैं टीचर, मैंने भी जब, और अच्छा मैं देखता हूँ कि जब जोलॉजी टीचर पढ़ा रहे होते हैं हार्ट फंक्शन व्हाटएवर, वो बिल्कुल मोटी मोटी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब वो बेसिक घर की बात नहीं कर रहे होते, बेटा देखो ऐसा होगा तो ऐसा हो जाए, क्योंकि साइंस का मकसद ये है ही नहीं करना। साइंस का मकसद एक्सप्लेन करना बॉडी फंक्शंस को, उसका मकसद ही नहीं बताना कि बेटा देखो, कभी कभार एग्जाम्पल दे दिया टीचर ने तो दे दिया, वरना जरूरत नहीं है इसकी साइंस ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। बॉटनी पढ़ा रहे हैं, अब हर पौधे का इस्तेमाल तो टीचर नहीं बताएंगे आपको, बस ये पौधा है, इसका ये नाम है, इसका ये फंक्शन है, इसका ये टाइप है, कैटेगरी में आता है, खत्म हो गई बात। साइंस में यही खत्म है। उसका इस्तेमाल जड़ी बूटी में इस्तेमाल होता है, मैदे के लिए अच्छा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेक्नोलॉजी है। बात समझ में आ रही है? तो वो एक अलग चीज, हमारे बच्चा ना हर चीज की टेक्नोलॉजी जाने के पीछे पड़ा रहता है। तो साइंस को फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे इस तरह से, तो साइंस नहीं पढ़ पाएंगे फिर आप, जब और चीज का फायदा आप ढूंढेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका फायदा साइंस में आपको नहीं दिख रहा होता जब आप पढ़ते हैं, लेकिन वो है एक्सप्लेन कर रहा है आपकी दुनिया को। ठीक है, समझ आ गई। ये एमटेट के क्लास में बहुत ही लो लेवल की बात है जो मैं कर रहा हूँ, ये तो प्राइमरी लेवल की बात है यहाँ पर हम कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। आगे बढ़े भाई, सही है। नेक्स्ट, कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड, ओके, नहीं ये तो अलग है। स्टडी द फॉलोइंग सेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो 2015 में काफी मुश्किल एमसीक्यूज पुराने पहले आते थे, अब देखो ना इक्वेशन आई है। स्टडी द फॉलोइंग फैक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सी बात सही है। तो दो ऑप्शंस हमारे पास आए हुए बेटा, दो ऑप्शंस हमारे, अच्छा ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई हुई हैं, एक तो जिंक वाली, देखो इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है, एक हमारे पास कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हमारे पास गिवन है, दी गई है, ठीक है। ओके, नहीं गलत हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ, हाँ साइन पलट गया। ओके, ये असल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, सही कह रहे हैं आप, साइन पलटा हुआ है। तो जिंक आराम से ऑक्सीडाइज हो सकता है, कॉपर आराम से रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। हाँ लेकिन नहीं सही दिया, दोबारा कर दी, रीजन क्या है, इक्वेशन उल्टी लिख दी है, चेक करो। यहाँ जिंक 0 से +2 आ रहा है, जिंक यहाँ पर जो है ना चार्ज को बढ़ाया जा रहा है, इसकी हमारे पास 0 से +2 हो रहा है ना, तो और ये भी हमारे पास 0 से +2 की तरफ जा रहा है। ओके, यहां तो सही है, यहां तो हमारे पास क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहां तो सही आ रहा है, ये E0 ऑक्स वैल्यू यहां पर दी, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दी, लेकिन यहां देखो कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को +2 मतलब कॉपर भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लेकिन वो लॉस आराम से नहीं कर सकता, गेन कर सकता है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास जो है वो नेगेटिव हमारे पास दी हुई, दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका मतलब है सही है। तो ये हमारे पास प्लस में आ रही है। अच्छा एक सेकंड, इसमें तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया इसके अंदर, वैल्यूज कंफ्यूजिंग हो गई है, मैं ऑप्शन देखकर बता देता हूँ, इसको छोड़ो, 4 ऑप्शन देखो। अब देखो कॉपर और जिंक में, कॉपर ये सिंपल देखो, और कॉपर आराम से क्या हो सकता है, कॉपर आराम से हो सकता है जो है वो आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, रिड्यूस हो सकता है, और जिंक आराम से क्या हो सकता है बेटा, ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये मतलब कॉपर आराम से गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, और ये आराम से इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस कर सकता है। अब हम देख सकते हैं कहाँ लॉस कहाँ गेन हो रहा है, हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन का मतलब इनकी डिक्रीज इन चार्ज, कल ही पता है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो कल नहीं आते हैं, और इसका मतलब हो गया इंक्रीज इन चार्ज, ऑक्सीडेशन मतलब। अब देखो यहाँ पर 0 से +2 जा रहा है, कॉपर के अंदर चार्ज इंक्रीज हो रहा है 0 से +2, तो ये नहीं हो सकता। अब देखो यहां देखो, कॉपर +2 से 0 डिक्रीज हो रहा है, और जिंक 0 से +2 जो इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा सही हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहां देखो, कॉपर +2 से 0 डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जिंक +2 से 0 ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों डिक्रीज नहीं हो सकते, ठीक, ऑक्सीडाइज होता है जिंक। यहां देखिए जिंक +2 से 0 और ये +2 से +2 सेम रह रहा है, तो ये भी गलत हो, तो ये उसको देखने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज करने के लिए आपको, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मसला और मैं कैसे भाई, तो एक मतलब ये याद रहे, कॉपर हमेशा, कॉपर जिंक साथ में रिएक्शन करेगा तो कॉपर हमेशा रिड्यूस होगा और जिंक हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। वोल्टेज सेल में भी यही हो रहा था, पीछे हमने देखा था। आगे बढ़े, तो पुराने सवाल इसलिए मैंने डाले कि थोड़ा सा टफ सवाल भी करें, नए नए सवाल तो बहुत आसान है, 2024 में आए, 25 में आए, बहुत ईजी, मजा भी नहीं आता उसको कराने में, खासतौर पर मेरे जैसा टीचर, तो मुझे तो और दिमाग खराब हो रहा होता, इतना आसान सवाल मुझे तो पसंद ही नहीं आते ना, बोरियत लग रही होती क्लास में, मुश्किल सवाल करने में ना थोड़ा सा टाइम पास होते हुए लग भी रहा होता है, और थोड़ा सा सीख भी रहे होते हैं, हम चीजें समझ रहे होते हैं, नई चीजें पता लग रही होती हैं, आसान सवाल तो आप लोग ऐसे ही कर लेते। नेक्स्ट देखिए, कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीजिबल, इनमें से कौन सा रिएक्शन फीजिबल है, जो हो सकता है, जो नेचुरली हो सकता है, मतलब 3 रिएक्शन नहीं हो सकता, एक हो सकता है। जैसे देखिए जिंक +2 से 0, जिंक रिड्यूस हो गया, तो जिंक +2 से 0 नहीं जाता, 0 से +2 जाता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये काट दिया हमने, क्लियर है, एलिमिनेशन कर लेते हैं। ये में Fe + CuSO4, ये बन गया FeSO4 + Cu। अब देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अभी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात आ रही है। अब कॉपर आपको पता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, और आयरन क्या होता है,
मोर रिएक्टिव होता है। चूंकि देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव, ऐसे ही ना भाई हाइड्रोजन के। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के मुकाबले में, तो आयरन कॉपर के सॉल्ट को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये FeSO4 बना लेगा और कॉपर को अलग कर लेगा, तो ये फिजिबल रिएक्शन। और देख लेते हैं जिंक मैग्नीशियम, ठीक है। अब जिंक और मैग्नीशियम की जब हम बात करते हैं तो जिंक और मैग्नीशियम के अंदर जिंक और मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से, जरा समझिएगा। जैसे लेके खाना मजे से आला मन जो करे, यहां देखिए मैग्नीशियम, यहां देखिए जिंक। जो ऊपर वाला है वो मोर रिएक्टिव है, जो नीचे वाला है वो लेस। कभी जिंदगी में जिंक मैग्नीशियम का सॉल्ट को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, क़यामत आ जाएगी लेकिन ये काम नहीं हो सकता। अब लोग सर हो तो गया रिएक्शन, ऐसे मिल गया, बेटा रिएक्शन आपके दिमाग से नहीं होता है। क्या सर ZnSO4 बन गया, लोग वहां पे बताइए भाई वो फिजिबल है। रिएक्टिविटी बहुत मैटर करती है डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा होता है रिएक्शन में। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट हर किसी को नहीं कर सकता। हमेशा लेस रिएक्टिव क्या करता है, सॉरी मोर रिएक्टिव क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करना होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है केमिस्ट्री। तो हर रिएक्शन नहीं हो जाता कि उठा के सर सेकंड में मतलब उठा के बाद कुछ भी जोड़ दिया था, रिएक्शन हो गया था, तो नंबर नहीं मिलेगा उसमें आपको। हर रिएक्शन ऐसे नहीं हो रहा होता था, कुछ रिएक्शन में कुछ और हो रहा होता, बनना कुछ चाहिए, बनना कुछ और होता है, देखा ना सेकेंडरी में आपने। तो फिर अब ये देखिए कैडमियम और MgSO4, अब इसमें भी यही होता है, मैग्नीशियम कैडमियम से ज्यादा वो है, तो कभी भी कैडमियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बात, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर एक MCQs बेटा आपका आया है, पूछना है किसी को? ओके डन, आगे बढ़े। ठीक, पीछे भी करवा सकते हैं अगर आपको कोई मसला है तो, ऐसा नहीं कि मैं मीडिया आने वाले साथ प्रोजेक्टर का फायदा ये जब बोलेंगे पीछे चलो, ठीक है। अभी दोबारा एक डायग्राम वाला MCQs आ गया शायद, अगेन क्या है ये, अच्छा ये शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोबारा ड्रॉ है। अब ये 2016 देखा ना, पहले कितने मुश्किल डायग्राम दे दो भाई, अब तो नहीं आता ऐसा, लेकिन ऐसे सवाल पहले इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा सा ना लगता है कि हाँ भाई बंदा MD कैट का टेस्ट दे रहा है, मुश्किल। ये देखो वोल्टिक सेल आ गया, पोरस मेम्ब्रेन आ गया, ये आपका मतलब जो जिंक, ये सॉल्ट ब्रिज का इस बार सही डॉट दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है। ये कॉपर है, कॉपर हाफ सेल है, ये कॉपर हाफ सेल है, कॉपर सल्फेट में डला हुआ है, ठीक है, जो रिड्यूस होगा। ये शी बना है, उन्होंने थोड़ा अलग तरह से शी बना दी, हमने कल अलग तरह से बनाया था। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, शी है ना, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उन्होंने अलग तरह से बना दिया, हमने थोड़ा अलग डायग्राम बनाई थी कल, याद है ना, भूल गया कल आपको आए थे। ये इसमें क्या हाइड्रोजन गैस को, इसमें ये प्लेटिनम मेटल होता है PT, जो नहीं आते वो सुन लें। हाइड्रोजन गैस को इसमें हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये पूरा हमारे पास शी बन जाता है। शी से बोला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसकी अच्छा इसको हम लोग क्या देते हैं, 0 वोल्ट दे देते हैं इसकी वैल्यू, और इसकी मदद से बाकी तमाम एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। अब सवाल देखते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ, डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या है, कि ये वोल्टिक सेल है किस्म का, दिस इज आल्सो अ वोल्टिक सेल, लेकिन ये वोल्टिक सेल जिंक कॉपर वोल्टिक सेल नहीं है, ये हाइड्रोजन और कॉपर वोल्टिक सेल। क्यों इस्तेमाल करते हैं शी, ताकि इस मकसद अभी करंट जनरेट करना नहीं है, अभी मकसद है कि इस कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करना। करंट जनरेट करना हो तो जिंक और कॉपर लगा देता है, वो ज्यादा अच्छा करंट जनरेट कर पाता है, ठीक है। अब सवाल पड़ता है, सवाल क्या करना है, अभी तो मैंने डायग्राम समझाया, सवाल नहीं पता क्या लिखा हुआ है, अब देखते हैं। द डायग्राम शोज अ गैल्वानिक सेल, वोल्टिक सेल को गैल्वानिक सेल भी कहा जाता है, अभी बताया मैंने आपको, गैल्वानी नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था, तो गैल्वानिक सेल। द करंट विल फ्लो फ्रॉम डैश, ओके, मैंने बताया कि इस पे हमेशा क्या हो जाएगी, कॉपर हमेशा कैथोड बनेगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, और रिडक्शन पे हमेशा क्या होगा, ये एनफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास जो है ये क्या हो गया पार्ट, एनोड हो गया, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब तो यहां से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, मैंने H2 दो हाइड्रोजन को, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर होगा, फिर वो दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ पर आएंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और ये जो कॉपर +2 यहाँ पर होंगे ना, वो यहाँ जाकर डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ी देर पहले बताया, तो कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होकर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अब सवाल, जब अब अभी सवाल पड़ा था, अभी ऑप्शन अभी नहीं देगा, स्टेप बाय स्टेप देगा, हमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, हमें पता है कि ये फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम हाइड्रोजन टू कॉपर, क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन और ये वहां रिडक्शन, इस तरह का ऑप्शन 100% होना चाहिए इसके अंदर। पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, सही हो गया, पहले ऑप्शन कर। दूसरा कॉपर टू हाइड्रोजन, पॉसिबल ही नहीं है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू HCl, HCl तो है ही नहीं इसके अंदर, HCl वही है, इलेक्ट्रोलाइट है,
उसमें तो करंट थोड़ी ना फ्लो करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नहीं, इलेक्ट्रोलाइट कभी करंट पास नहीं करता। पास समझ आ गया? तो इसका पहले ही ऑप्शन करेक्ट होगी। तो मसला कुछ बात जो समझ में ना आई हो कुछ है क्लियर है भाई? वोल्टेज सेल वाला सिस्टम इसमें भी दिया गया, लेकिन वही बात है कि ये हमारा आउट ऑफ द सिलेबस है। सिलेबस असल में इस तरह से पीएमडीसी का बनाया गया है कि आपके जितने भी कॉमन जो है ना बेटा, मिसाल के तौर पे कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे तमाम टॉपिक्स जो मैच करते हैं किसमें बेटा, लाइक तमाम मतलब पंजाब बोर्ड में, बलूचिस्तान बोर्ड में, सिंध बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में, केपीके में जो मैच करता है उन सारे टॉपिक को डाला गया। जैसे कि मान लें वोल्टेज सेल का टॉपिक क्या पता किसी एक बुक में ना हो, पंजाब बोर्ड में तो है, फेडरल में भी मुझे पता है, लेकिन बलूचिस्तान के केपीके में से शायद किसी एक में ना हो, मुझे याद नहीं है, शायद दोनों में से किसी एक में नहीं है। इस वजह से वोल्टेज सेल को पीएमडीसी सिलेबस में नहीं डाला गया है ना। अगरचे ये बात पता है, ये बात उस वक्त हुई थी जब 2021 में हमारे पास पीएमसी एस्टेब्लिश हुआ था, तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान का एक चूंकि टेस्ट बनाना था, तो ये बात कॉमन सिलेबस की चलती थी। जब से पीएमडीसी आई है तो अब ये करना सही नहीं रहा, क्योंकि पीएमडीसी तो प्रोविंशियल बेसिस पर ले रही है ना, तो उसको तो सिंध बोर्ड से सारा बना देना चाहिए। अब सिलेबस की जरूरत तो रही नहीं ना, ये सिंध बोर्ड से आउट कब टेस्ट होगा नहीं। सही बात है ना, पंजाब में पंजाब का और केपीके वाले केपीके का ले रहे, बलूचिस्तान वाला बलूचिस्तान का ले रहे, तो आप कॉमन सिलेबस की नीड नहीं थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि 2021 में एक चीज जो बन गई ना, 2022, 23, 24, 25, 26 सब में वही चलती आ रही, उसको चेंज करने की जहमत की नहीं गई, तो वही चल रहा है। बच्चों के लिए भी फायदा है कि सिलेबस बहुत शॉर्ट हुआ है। अगर बुक में बहुत कुछ एक्स्ट्रा जो सिलेबस में नहीं है, आप देख लेना पूरा जूलॉजी का, सिर्फ बॉटनी का इतना पूरे क्वेश्चन ही उड़ाया हुआ बायोलॉजी के अंदर से, तो बॉटनी डाल दे तो कितना टफ हो जाएगा ये आपका, 2 गुना मुश्किल हो जाएगा आपका बायोलॉजी। लेकिन वो तो आपके लिए फायदा है कि चलो भाई सिलेबस की वजह से, और सिलेबस की नीड रहती नहीं है, अब तब से प्रोविंशियल हो रहा है पीएमडीसी, जब से करा रहे, क्या जरूरत है? सही बात है ना, अभी नीड ही नहीं है उसकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें बेटा, स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर इज द डैश। जितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग और क्या होगा, ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, मैंने आपको बताया था, जो आराम से जो खुद क्या हो सकता है, रिड्यूस, मतलब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी उसके उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ईएम ऑफ सेल तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, सी ऑप्शन। क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग सबसे अच्छा वो होगा जो खुद सबसे आराम से रिड्यूस होगा, मतलब उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड। कौन सा मेटल एसिड से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा? सबसे लीस्ट रिएक्टिव बता दो कौन इन सब में से, बहुत आसान है, बच्चों वाला सवाल है। सबसे कम रिएक्शन कौन करता है? सी ऑप्शन। अब नहीं करो ऐसा, बी ऑप्शन। यार ऐसे याद रखो, लीस्ट एक्टिव मेटल को बोलते हैं हापा, हापा मेटल, हापा। हापा क्या, Hg, Ag, Pd, Au, these are called as the least reactive। इनकी निमोनिक है, इसका ट्रिक है, इसको हापा के नाम से याद रखिए, हापा मेटल। तो हापा मेटल जो होता है ना वो सबसे कम रिएक्शन करता है, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, कॉमन सी बात है, ठीक है। जिंक तो बहुत रिएक्टिव है भाई, क्या हो गया? नहीं, तो सीरीज के अंदर भी प्लैटिनम नीचे है। हापा छापा जब कह रहे CHAP है तो पी फ्लो प्लैटिनम, जिंक तो बहुत ऊपर है सीरीज के अंदर, अगर आप चेक करें तो। अब घर पे सीरीज को सही से देखिएगा तो अंदाजा होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? सबसे ऊपर जो पाया जाएगा, चूंकि देखो हार्ट सबसे ऊपर जो पाया जाएगा, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल, लेके खाना मजे से आला मन जो करे, इस तरह से। तो लिथियम हो गया, लिथियम है इसके अंदर, नहीं है, के लिथियम नहीं है ना, के पोटेशियम भी नहीं है, एक खा, कैल्शियम भी नहीं है ना, सोडियम है, हाँ सोडियम, क्या सोडियम हो गया ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेके खाना मजे से, तो नाम है आगे सोडियम,
उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सीजियम लेके खाना मजे से, आला मन जो करे फेंक दे, कोई नहीं कहा सुंदर प्यार भरी छापा है, यही चीज चल रहा था इसके अंदर। तो मैंने लिख दिया उर्दू में, पीछे रिकॉर्डिंग चेक करके लिख सकते। आगे बढ़ते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल अकर्स व्हेन आयरन गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। व्हाट हैपेंस विद Fe? ये बड़ा सिंपल एक रिएक्शन है बेटा, आप सब जानते हैं। आयरन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा? Fe2O3। सबको पता है बेटा, दिस इज कॉल्ड रस्ट, जिसको उर्दू में हम कहते हैं जंग, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज +3, दिस इज -2। पता है ये बात आपको? आयरन के साथ क्या हो रहा है? 0 से +2 पर जा रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है ना भाई, तो क्या हो रहा है इसके साथ? ऑक्सीडेशन। तो आयरन इज ऑक्सीडाइज। क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट पहले आप सवाल का जवाब निकालें। ऑप्शन उस वक्त देखते हैं जब सिर्फ लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर ना लिस्ट वाला कोई सवाल आता है ना, तो फिर हम ऑप्शन देखते हैं। इस तरह के सवाल तो ऐसे ही हो जाते हैं बिना ऑप्शन के, नहीं भी देखो हो जाता, अगर आपका कॉन्सेप्ट पक्का है तो। ठीक है, ऑप्शन देके बल्कि इंसान गड़बड़ी में आ जाता है, कभी कभार टेंशन में आ जाता है कि ये भी हो सकता है, ये भी। इसलिए कोशिश किया करें ऑप्शन पहले ही देखा करें। अगर आपको सवाल देखकर जवाब पता लग रहा है तो दैट्स इट है। इससे ना और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। फिर जब आपने ना माइंड में बना लिया ना इसका आंसर ये हो सकता है, फिर ऑप्शन में जाकर आपको वैसा आंसर दिख जाए तो आपको 100% पता हो तो यही है। लेकिन जब पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं ना तो फिर आप कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं ये है कि ये है कि ये। तो ये साइकोलॉजी इंसान की है, तो डायरेक्ट नहीं पढ़ा करेगा अभी, वरना वो सारा ऑप्शन सही लग रहा होता है उसको कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम लोग ना बच्चे ऑप्शन पढ़ के जवाब देने की कोशिश करते हैं, वो बहुत रेयर सिनेरियो में करना है। मान लो आपको सवाल ही समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, फिर हम ऑप्शन में जाएंगे और एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, मतलब मोस्ट इनअप्रोप्रिएट को हम हटाते जाएंगे। वो रिस्क तो है, तो उसमें करना पड़ता है। लेकिन जब एक सवाल आसान है और आता है तो जरूरत ही नहीं है आपको तरफ ऑप्शन पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आउट ऑफ सिलेबस सवाल है 2017 में। ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट्स एस्ट्रोनॉट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डैश। असल में क्या है कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर में चैप्टर 12 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो भी रिड्यूस हो गया ना पूरा का पूरा। शायद आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में, पढ़ा? अच्छा, रिपीटर होने की वजह से ओके, नहीं फ्रेश आप है ना, और एज आपने तो पढ़ा ही नहीं होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नहीं पढ़ा ना बिल्कुल भी। आपने भी क्यों नहीं पढ़ा था? जो रिड्यूस कर दिया, नुकसान अब जाकर होता है। उस वक्त कितना मजा आया था, ये थर्मोकेमिस्ट्री तो है नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है नहीं, अब नहीं याद आ रही है पढ़ने में पढ़ा वही नहीं है। इन द एंड नुकसान स्टूडेंट का है, फायदा नहीं होता इन सब चीज करके। जितना कम पढ़ोगे उतना नुकसान है आगे जाकर, इसलिए पहले इंसान ज्यादा पढ़ ले, आगे सगुन होता है। क्योंकि अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है ना, तो बाय हुक और बाय ग्रुप आज नहीं तो कल आपको वो चीज पढ़ना ही पड़ना। आज नहीं पढ़ लो तो कल तो पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं टेस्ट में कहीं ना कहीं वो चीज आ जाएगी। एप्टीट्यूड में खास तौर पर ना जो कुछ पढ़ा वो सब पे निचोड़ आ जाता है ना हमारे पास। तो ड्यूरिंग, अब देखो ये एक हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश केमिस्ट्री में पूरे डिफरेंट तरह के सेल्स बताए गए थे। ड्राई सेल था उसके अंदर लेड स्टोरेज बैक्टीरिया था, ठीक है, और उसके अंदर फिर हमारे पास एक फ्यूल सेल के नाम से भी था, फ्यूल सेल। लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, बस शॉर्ट में बताऊंगा। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से क्या करते हैं, करंट को जनरेट कर रहे होते हैं, और जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बना लेता है, वाटर। इस तरह के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल, जिसमें बर्निंग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर तीन तरह का फायदा होता है फ्यूल सेल का। फायदा नंबर 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को डायरेक्ट एज अ रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वो देने के लिए ना, अपथ्रस्ट देने के लिए। पता होगा ना आपको, रॉकेट होना होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने रॉकेट के बारे में। अपथ्रस्ट देने के लिए डायरेक्टली रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल। दूसरा फायदा, हम एज अ सेल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों गैसेस को करंट जनरेट करने के लिए, चूंकि आपको पता है स्पेसशिप वगैरह में इलेक्ट्रिक करंट की नीड भी है। लाइट वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, इक्विपमेंट सब कुछ होता है, देखा होगा आपने उसमें ना, वीडियो वगैरह में देखा होगा आपने स्पेसशिप। तीसरी चीज, पानी भी तो चाहिए। पानी भी, कितना पानी है, पूरा टैंकर होने पानी का लेकर चले जाएंगे कि 4 टैंकर लगा के लेकर चले गए पानी का, वो तो पहले ही वेट इतना कम होना चाहिए उसका, चूंकि बहुत ज्यादा खर्च देना है, वो वेट कम से कम रखना चाहते हैं। अब अगर वो पानी में डाल देंगे 6-7 टैंकर, तो फिर जा ही नहीं पाएगा रॉकेट ऊपर, एस्केप वेलोसिटी रीच ही नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है बात? मतलब ऐसा तो नहीं कि कराची से हैदराबाद लेकर जा रहा है तो ट्रक में भर के लेकर, वो चांद पे लेकर जाना है या ऊपर, उसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, पानी लेकर नहीं जाते हैं स्पेसशिप में। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं फ्यूल सेल में, तो वाटर जनरेट हो जाता है। इसी पानी को पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये 3 फायदे होते हैं। ये फ्यूल सेल है जो
आजकल जदीद रॉकेट्स वगैरह स्पेसशिप्स होते हैं ना, उनमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अगर आपको इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉट वगैरह में। तो क्या हो गया इसका आंसर? फ्यूल सेल। क्लियर है? सवाल पढ़ लो क्या लिखा है। ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट एस्ट्रोनॉट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम दिस। ये तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, काफी आसान सा। तो मसला बेटा पूरा वर्किंग पे नहीं जा रहा मैं भी, ठीक है, इसकी क्या फंक्शनलिटी है, उसमें टाइम बोरियत हो जाएगी आप। इलेक्ट्रोलाइट यूज इन फ्यूल सेल। अच्छा, इसमें ये तो मैंने एनोड कैथोड की बात करें, एनोड एक कैथोड है। इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर बेटा KOH इस्तेमाल किया जा रहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये ऑप्शन याद कर लेना इसको, KOH इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद क्या हो गया बेटा कि किसमें वो हमारा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर वो कर रहा है, यहां पर उसका चार्ज क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है। यही बात हो गई ना सवाल में। अब जहां पर चार्ज कम हो रहा है हाइड्रोजन का, हमारा आंसर है। ऐसे ही बेटा 0 से, अच्छा ये देखो, ये -1 या +1 बढ़ रहा है 1/8 में। समझ में आया? चेक करो पहला आंसर। क्लियर है? अभी देखते हैं 0 से, अच्छा ये 0 ही रह रहा है क्योंकि कंपाउंड है ये, ठीक है, तो इसमें नहीं हो रहा, चार्ज बढ़ नहीं रहा। सोडियम 0, हाइड्रोजन 0, +1 -1, आयनिक हाइड्राइड बन गया हमारा ना ये। जब मैंने कल बताया था मेटल के साथ जब हाइड्रोजन मिलता है तो नेगेटिव चार्ज लेता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर लेता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो गया। यहां पर हाइड्रोजन के ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है। डी भी देख लेते हैं, 100% गलत होगा, ठीक है। N2 + H2 NH3, तो ये 0 0 है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मसला नेक्स्ट देखें, चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। दिए गए रिएक्शन के बारे में सही बात बता दीजिए, ट्रू स्टेटमेंट बता दीजिए। हाँ जी, सी बोल रहे हो, सी क्या कह रहे हो, आंसर बता रहे हो यार। देखो 0 0 है, +1 -1, चलिए तो बताया सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन रिड्यूस हो गया। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज, गलत। क्लोरीन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सोडियम एज, हाँ बी ऑप्शन हो सकता है, कल बताया था ना ये, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बी ऑप्शन, बाकी सी डी नहीं होगी। तो मसला क्लियर है? तो पूछना है, पूछना है भाई, कुछ नहीं पूछना। समझ में आ रही है बात? पक्की बात है। आप तो कल आई नहीं थे, फिर भी आ रही है आपको समझ में? पढ़ लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गुड। अब नहीं पढ़ा, लेक्चर देखा लेगा तो फिर तो हो जाएगा। तो कल पूरे एक दिन में मैंने लपेट दिया, मैंने बोला टाइम ज्यादा नहीं है, जल्दी खत्म करना है। आज भी इसको मैं खत्म करूंगा MCQ। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तो शायद मुहर्रम हराम की छुट्टी कल पड़ेगी ना हमारी, 9-10 शायद, क्योंकि रोड्स का बड़ा मसला होता है यहाँ पर ना। आपके तो आप तो दूर से आते, रोड ब्लॉक मिल जाएंगे आप, या रोड खुले होते हैं आपके सारे, ब्लॉक हो जाते हैं ना। आज भी रोड ब्लॉक हो रहे हैं, तो देखिए ना सामने ब्लॉकेज चल रही है। अभी आप तो जल्दी चले जाएंगे, वरना शाम के बाद तो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब 7-8 बजे के बाद। तो ये है कि कल फिर हम ऑफ ही रखेंगे, फिर आपके लिए मसला हो जाएगा आने जाने में। रोजे का भी मसला है, कोई तो रोजा रखते हैं 9-10 का, आशूरा का, उस हवाले से, ठीक है। तो घर पे पढ़ लीजिएगा जो पढ़ना होगा, कोई मसला नहीं। 2 दिन आपको तो मर्जी, क्योंकि आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ऑफ है तो 2 दिन, और दिल भी नहीं करता पढ़ने का फिर ऐसे तो हॉलीडेज के अंदर। सही है, घर पे पढ़ लीजिएगा जो पढ़ना है, आगे बढ़े। अच्छा भी नहीं लगता ना उस दिन खोलना, बड़ा अजीब सा लगता है ना। और सुबह के दिन जाहिर सी बात है, कम्युनिटीज है, डिफरेंट है, फिर अच्छा ही लगता, लोग फिर गलत भी सोचते हैं। भले आप उस तरफ से ना बिलोंग करते हो, मतलब उस फिरके से आप ना हो उस चीज से, लेकिन लोग बुरा समझते हैं ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक कम्युनिटी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती है उस चीज को, और हम नहीं बोले नहीं हमारे लिए तो नॉर्मल है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। मरना नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन खुद को अजीब लगता है। जैसे शादियां वगैरह है 9-10 मुहर्रम में, तो सामने तो मना नहीं कि आप 9-10 मुहर्रम को शादियां कर सकते हैं, मसला नहीं, लेकिन खुद को अजीब लग रहा होता है ना कि यार ये ऐसा दिन है कि नहीं करना चाहिए। ये कोई नहीं कि गुनाह मिल जाया करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है कि मना वो अच्छा नहीं लगता कम्युनिटी की वजह से, सिंपल सी बात। तो कुछ चीजें हमें देखना पड़ती है, कम्युनिटी में रहता है तो उनको देखना भी पड़ता है ना, क्या चीज हो रही है नहीं हो रही है। आगे बढ़े, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेल इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द फॉलोइंग टू हाफ सेल, व्हाट इज द EMF ऑफ द सेल? ओके, ये क्या चीज है? 0.80 है,
0.17। अच्छा 0.80 को अगर हम प्लस करेंगे 1.67 से कितना आ रहा है, 7 हो गया, 6 6 12 13 14 हो गया, 2.47। ये ऑप्शन दोनों को प्लस कर देना, जो वैल्यूज उनको प्लस करो आपको पता लग जाता है ईएमएफ कितना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना, सेल वोल्टेज कितना है। जैसे मैंने अभी जिंक कॉपर का 1.10 वोल्ट निकाला था, ठीक समझ में आ गया, सिंपल है। ईटीई केपीके में आया था 2016 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसमें से कौन सा रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो अपने आप हो सकता है, जिसमें आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद हो जाएगा, जो नेचुरल प्रोसेस है। देखो जिंक 0 से +2 पे जा सकता है, कॉपर +2 से 0 पर जा सकता है। ये काम ऐसा है जो डायरेक्टली हो सकता है, आपको कोई प्रोसेस, आपको कोई हीट देने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। अब देखिए बी, कभी भी नमक खुद ही Na और Cl में ब्रेक नहीं हो जाता। नमक घर में पड़ा ऐसा होता है कि सुबह उठ के देखा तो सोडियम अलग और क्लोरीन गैस अलग, हरे रंग के गैस निकले नमक के अंदर। कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करके, बट खुद नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। अब जिंक +2 से जिंक 0 नहीं जा सकता है, इसको मतलब ये 0 से +2 हो सकता है, मतलब आराम से छुड़ाया हो सकता है, रिड्यूस आराम से नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब FeOH, अब देखो ये डिकम्पोजिशन है, आयरन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीनों अलग करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बात समझ में आ गई, तो ए ऑप्शन शुरू वाले करेक्ट हो गया, बाकी सारे गलत क्यों हो गए ये भी बता दिया आप। समझ में आई बात। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, जो नेचुरली अपने आप होना शुरू हो जाए, नेचुरल की नेचर के अंदर, और आपको उसको करने की जरूरत नहीं, आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है ना बेटा, बताया था एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। When zinc electrode is coupled with copper electrode in a galvanic cell, अगर गैल्वानिक सेल में आप जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कपल कर देंगे तो क्या होगा, चलो बताएं सर। सी रिडक्शन टेक्स प्लेस एट, अब तो याद हो गया, रिडक्शन कॉपर इलेक्ट्रोड पर होगा। बोथ एंड भी अच्छा नहीं हो सकता ना, सी है तो बोथ एंड भी कैसे हो सकता है, समझ में आ गया। अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि काफी बार एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3, NH4NO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी। ओके, अब किस नाइट्रोजन की पूछ रहे हैं, अच्छा दोनों नाइट्रोजन की पूछ रहे हैं। देखो चलो मैं निकाल कर देता हूं, NH4NO3, अगर मैं इस नाइट्रोजन को निकालू ना, तो ये NO3 पूरा हमारे पास, इसको -1 ले लेते हैं, इसको +4 ले लेते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास, प्लस का 3 साइन चेंज किया तो माइनस का 3, -3 तो हो गया। अब दूसरे इस वाले नाइट्रोजन के लिए करते हैं, तो देखो क्या करना पड़ेगा, NH4NO3, ये NH4 पूरा हम लोग ले लेते हैं +1, मोनियामाइन, ऑक्सीजन का -1 का -2, इसका -6 हो गया, -6 और +1 क्या हो गया, -5, तो क्या हो गया यहाँ पर ये +5, ये ऑप्शन। तो यहाँ थोड़ा मुश्किल सवाल है, बढ़ाइए, ठीक है। केपीके में आया 2019 में कि यहाँ कह रहे कि नाइट्रोजन का बताया, नाइट्रोजन यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। एक बार पहली बार हमने इसके लिए निकाल लिया तो -3 आ गया, इसके लिए निकाल लिया तो +5, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, इसके लिए -3 आ गया, इसके लिए +5। समझ में कैसे निकाला, क्या वो समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो बताएं। हाँ जी क्लियर है, समझ में आ गई एमसीक्यू। तो दोनों के लिए अलग अलग निकालना होगा, एक साथ नहीं निकलेगा दोनों का, वरना तो एक वैल्यू होता, 2 वैल्यू क्यों आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वर मिक्स्ड इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क एट 70 डिग्री सेल्सियस, फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन वाज कैरिड आउट। ओके जी, सही है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर उन्होंने आयोडीन और NaOH को मिक्स कर दिया है और फिर फलाना फलाना रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन हमेशा दिया जाता है ना। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज डैश, ये कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल, प्रेसिपिटेशन, रिडॉक्स, सब्स्टिट्यूशन। यार देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि चूंकि हम चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये रिडॉक्स ही हो सकता है। ये तो हो गया ना, आसान इसलिए हो गया कि चैप्टर यही चल रहा है, लेकिन अगर ये चैप्टर नहीं होता तो फिर हम चेक करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कैसे चला। आयोडीन 0 से -1 जा रहा है ना भाई, आयोडीन की बात करो तो 0 से -1 हो रहा है यहाँ पर, और यही आयोडीन यहाँ पर देखोगे तो -6 +1, तो ये +5 भी हो रहा है। तो ये आयोडीन एक बार हमारे पास रिड्यूस हो रहा है, एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है।
हाँ रिडॉक्स रिएक्शन है, क्लियर। रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है आयोडीन की यहाँ। तो मसला, तो सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है, तो कितना मुश्किल सवाल होगा, लेकिन बहुत बेसिक सी बात पूछो। तो कभी सवाल देके जरा मत करो कितना लंबा सवाल है, पता नहीं सर क्या क्या पूछ रहा था। आगे बढ़े क्या। प्लेसिंग अ रॉड ऑफ आयरन मेटल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और ये क्या पूछा भाई, कह रहे हैं कि भाई रॉड ऑफ आयरन मेटल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए जरा समझिए गौर से, मैं डायग्राम बना के समझाता हूं कि मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं सवाल के अंदर। ये रहा कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर +2 सल्फेट -2। ये हमने इसके अंदर डाला है आयरन का एक रॉड Fe। अब या तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये देखना है कि ये Fe है, अगर ये CuSO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या ये FeSO4 + Cu बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। क्यों बना सकता है भाई? क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो ये क्या होगा, कॉपर मेटल यहां जाकर कॉपर मेटल की सूरत में डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा कॉपर बनके यहाँ, और आयरन क्या होगा FeSO4 Fe+3 आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, Fe+2 आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला सिस्टम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कॉपर विल बी डिपोजिटेड, कॉपर डिपोजिट होना शुरू हो जाएगा। Fe इज प्रेसिपिटेटेड आउट, नहीं Fe तो सॉल्यूशन में नहीं है तो प्रेसिपिटेट आउट कैसे होगा, भी नहीं। कॉपर एंड आयरन बोथ डिसॉल्व, बिल्कुल नहीं, और कॉपर ऑलरेडी डिसॉल्व हुआ है, नो रिएक्शन भी नहीं। कॉपर विल बी डिपोजिटेड, कॉपर आयरन में डिपोजिट होगा और थोड़ी देर बाद जब उसको निकालेंगे तो उसके ऊपर कॉपर मेटल की एक लेयर चढ़ चुकी होगी हल्की सी। अच्छा यही उल्टा अगर आप करेंगे तो नहीं होगा, मैं इसको उल्टा रहा करता हूँ। देखिए अभी अलग MCQ दिखाता हूँ। मान लेते हैं पेपर में आपका आगे यहाँ पर कॉपर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, जिंक सल्फेट क्या FeSO4। अब ये आयरन इसके ऊपर कोटिंग नहीं चढ़ा सकेगा क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि आयरन ऑलरेडी ज्यादा रिएक्टिव है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा कॉपर इसके साथ। तो यहां हम कहेंगे नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो थोड़ा सा चेंज करने से ना सब कुछ चेंज हो जाएगा, उलट हो जाएगा। वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज की कहानी है सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक रॉड एक्ट्स एज कैथोड व्हेन कपल्ड विद मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, दिस इज बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ। यार ये सवाल में ना ऑप्शंस ही अजीब से दिए मैं, देखो कॉपर वायर पर तो है नहीं, जिंक है तो उसका यही ऑप्शन हो गया। जिंक की वैसे भी हमें पता है कि जो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल है वो मैग्नीशियम से ज्यादा होती है ना, लेकिन और बाकी ऑप्शन देखें तो वो लग ही नहीं रहा। आप बाकी ऑप्शन पढ़े तो वो तो मैग्नीशियम का टकराया ही नहीं है ना जिंक का, वो पता नहीं आयरन और कॉपर पता नहीं क्या लिखा, तो ऐसे ही नहीं हो सकता, सही है। तो कह रहे हैं कि जब जिंक कैथोड के तौर पर एक्ट करता है जब उसको मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के साथ मिलाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जिंक की ज्यादा है मैग्नीशियम से, इस वजह से वो कैथोड के तौर पर बिहेव करता है। लेकिन जब कॉपर के साथ मिलाते हैं एनोड के तौर पर बिहेव करता है, क्योंकि उस वक्त फिर रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के ज्यादा हो जाती है। वो सारा वो डिपेंड करता है कि कौन से दो मेटल्स को मिलाकर वोल्टिक सेल जनरेट किया जा रहा है। समझ आ रही बात? नहीं आई? क्लियर? वो एक ही सवाल 50 तरह से पूछ लिया। हाँ देखिए एक ही सवाल है ना, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको 50 तरह से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, वाटर इज, ये तो बेसिक सवाल है बच्चों में, 9th क्लास का सवाल है। वाटर इज अ डैश इलेक्ट्रोलाइट। हाँ सही कह रहे, जोर से बोले, वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में भी लिया जाता है, पानी इतना आराम से टाइम पर उठता नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कॉपर और नाइट्रिक एसिड के तो पढ़ा था ना आप लोगों ने सेकंड ईयर में। कॉपर 0 है, यहां से +2 में कन्वर्ट हो जाना है, तो 0 to +2 कहां आ गया ऑप्शन? आता है समझ में कैसे हो रहा है बेटा? तो मसला सिंपल। Which of the following is used for galvanizing iron sheet? इसमें से किसको हम आयरन शीट को गैल्वेनाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? गैल्वेनाइजेशन तो बड़ा होगा, एनईडी में तो बहुत बार सिखाया मैंने, अगर आप एनईडी की क्लास में थे तो। चलो मैं बता रहा हूं, मासूम आप लोग बड़े भूल जाते हैं। सुनिए, ये लोहा है ना बेटा, ये आयरन है, लोहा है, लोहे में जंग खा जाएगा, लोहा बर्बाद, ठीक है।
इसके लिए बहुत तरीका लोहे को बर्बादी से बचाने का, पेंट कर दो उसके ऊपर, ग्रीसिंग कर दो, वायलिंग कर दो उसके ऊपर, अलॉय बना दो इसका, स्टेनलेस स्टील बना दो उसको, बहुत तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका होता है कि इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इसके चारों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये आयरन रस्टिंग से बच जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। 9th क्लास में पढ़ा होगा, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें, जिंक हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सवाल है, इतना आसान। मैंने बताया ना कि BMU मतलब बलूचिस्तान का पेपर बहुत इजी रहता है। अब देखो अगला सवाल देखो, इलेक्ट्रिक करंट इज सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन इज कैरिड बाय डैश। सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट कौन कैरी करता है? यार देखो सॉल्यूशन में की बात कर रहे हैं ना, आयनिक करंट होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं होता। चलो इसका आयंस हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो है ना आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होता है, और सॉल्यूशन से बाहर वायर के थ्रू हमारे पास ट्रांसफर हो रहा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह से, मतलब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट दो तरह से ट्रांसफर होता है वोल्टेज सेल के अंदर। सॉल्ट ब्रिज के थ्रू एक हो रहा होता है सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन, वो हमारे पास आयंस के थ्रू हो रहा होता है। और जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फिर वो जैसे कि ना, फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन के जरिए हो रहा होता है। ये सॉल्यूशन की बात करें इसलिए आयंस की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MnM। ये तो बच्चों वाला सवाल है यार, ये तो आप बताओगे, ये तो आपको बताना पड़ेगा। पोटेशियम पर मैग्नेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, जोर से बोलिए, जोर से। वो सही क्या है, +7। निकालना तो आता ही है, क्या बता। फ्यूल सेल इज अ टिपिकल गैल्वेनिक सेल व्हिच इज बेस्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन, मैंने भी बताया, ए हाइड्रोजन, नहीं सॉरी सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी तो बताया पूरी कहानी इसकी। ये पता नहीं ये कौन सा सवाल आ गया, ये तो गैस पोर्शन से आ गया, डी ऑप्शन, टोर पास्कल गैस पोर्शन से आ गया। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल नहीं है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 2 एस डैश 0 वोल्ट। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। समझ में आ गया? आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन? बेटा याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक एसिड भी वीक बेस जो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को दिख रहा है तो मुझे बता दीजिए कि सर ये है, कौन है, कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन है स्ट्रॉन्ग बेस? चले छोड़ दे, छोड़े, हटाए, मैं बता देता हूं। एसिड दो तरह के हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक, कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 वीक एसिड याद रखें, कम से कम 3, HCl, HNO3 और कितना तो याद रख सकते हैं, 3 वीक याद कर लें, सॉरी H2SO4। ठीक है, वीक में याद रख लेंगे कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड याद रख लीजिए और एसिटिक एसिड याद, मशहूर है ये, मशहूर जमाना, सबको पता होना चाहिए। इसी तरह से बेस में अगर आएंगे ना बेटा, बेस में भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक बेस होता है। 3 स्ट्रॉन्ग बेस याद रख लीजिए, सबको पता है, पहला तो सबको पता है, क्या लिखूंगा मैं, NaOH, KOH, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस में याद करने तो अमोनिया याद रख लीजिए, NH4OH याद रख लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद रख लीजिए। समझ गए? कम से कम इतना तो रखे ना याद, बाकी होते तो 50 है। अब बताइए, अच्छा अभी तो आंसर आएगा, अभी भी आंसर नहीं आएगा। हाँ, एलिमिनेशन करके आ सकता है, एलिमिनेशन करके आ सकता है। एसिटिक एसिड घट गया, ठीक है, वीक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता ना। अच्छा, हमसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूछ रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एसिटिक एसिड कट गया चूंकि ये वीक बेस है, वीक एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कट गया चूंकि ये वीक बेस है। कार्बोनिक एसिड कट गया चूंकि ये वीक एसिड है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, पोटेशियम आयोडाइड, जो कि आई है। ये असल में एसिड बेस नहीं है बल्कि सॉल्ट है। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट में भी बेटा 2 टाइप होता है ना, सॉल्ट में भी 2 टाइप का है। एक हमारे पास होता है हाईली सॉल्युबल, और एक क्या होता है हमारे पास है, स्लाइटली सॉल्युबल। अब हाईली सॉल्युबल सॉल्ट जो होता है बेटा, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है।
और हाईली सॉल्युबल सॉल्ट को पहचानने का तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका, 1A ग्रुप का एलिमेंट उसके अंदर होता है, एग्जिस्ट करता है, जैसे पोटेशियम। और स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट में अक्सर 2A ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, या लेड होता है या सिल्वर होता है, इस तरह के मेटल्स होते हैं, वो सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। तो एसिड बेस सॉल्ट तीनों के जरिए हम पहचान सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जो अपना आयन से पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, अपना आयन से पूरी तरह से टूट जाए, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चले बेटा, ये तो आसान सवाल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन NO2 कितना आगे डायरेक्ट बता दीजिए। क्या बात है, कितने देर से ही निकाल लेते आप लोग। -1, ठीक है। कहीं बता, सोडियम पर ऑक्साइड है ना ये, -1। चलो अगला सवाल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट। कल ही बता, जल्दी बता दो फौरन से। 0, बिल्कुल सही, आसान आसान आ रहे। अब देखो, जब एयर आगे बढ़ गया ना, जब से 2024 आ गया ना, सुकून का सांस ले लो, क्योंकि 2024-25 में सबसे आसान टेस्ट है पूरे पाकिस्तान में। अब देखो सब आराम से बताओगे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl व्हिच इज नॉट डिस्चार्ज्ड एट कैथोड, व्हिच इज क्या लिखा हुआ? नॉट डिस्चार्ज एट कैथोड। कौन कैथोड पे डिस्चार्ज नहीं होता? ओके, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। चलो बेटा देखो, ये हम एक बना लेते हैं वोल्टेज, एक सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास? इसको छोटा कर दो यार, ये -A प्लस, ये -A प्लस, ये हमारा हो गया कैथोड, ये हमारा हो गया एनोड, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या डाला है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसमें Na प्लस आइन भी है, Cl माइनस आइन भी है, H प्लस आइन भी है और OH माइनस आइन भी है, सब कुछ है। अब कैथोड पे क्या जाएगा इसमें से? कैथोड नेगेटिव है ना, इसमें Na प्लस आइन जा सकता है और H प्लस आइन जा सकता है, OH माइनस और Cl माइनस आइन नहीं जा सकता है। ओके, लेकिन मसला है सवाल में, ठीक है। आप ये B भी हो सकता है, D भी हो सकता है। तो कैथोड पे कैथोड पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आइन जाएगा ना भाई, कैटाइन जाएगा, या Na प्लस जा सकता है, H प्लस जा सकता है। विच इज नॉट डिस्चार्ज एट कैथोड, क्या नहीं जाएगा? तो Cl माइनस और OH माइनस नहीं जाएगा। हाँ, तो यही तो मसला है इसमें, पता नहीं रिकंडक्ट लिखा हुआ ना, वही मैं देख रहा हूँ। ये वो टेस्ट है जो बाद में रिकंडक्ट हुआ, तो गलती इसके अंदर है ना, तो ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं। समझ आ रही बात को? दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएगा? इधर चले जाएगा ना, OH भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, दोनों ही कैथोड पर नहीं जाएगा, एनाइन है। तो शायद देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल? क्या लिखा हुआ है? सेल। कैथोड पे OARC बताया था ना, OARC, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। क्या हो जाएगा? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहां से होगी? ऑक्सीडेशन एनोड पर, रिडक्शन कैथोड पे। OARC ऐसे याद करो, OARC। मसला आगे बढ़। इन द रिएक्शन दिस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड और लॉस्ट बाय क्रोमियम एटम? इस रिएक्शन में क्रोमियम एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है? देखिए, ये तो +3 हो रहा है ना यार, शुरू में कितना था? ये +6 है, यहाँ पे निकालेंगे तो आता है ना, कल निकाला था +6, अब ये +6 से +3 पे जा रहा है। मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना, तब जाकर +6 से +3 हो रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा उसका? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना। अच्छा, 1 मिनट, हाँ +6 ही है, सही है, और दोनों तरह से देख सकते हैं। कुछ +2 से +6 में जा रहा है। Cr क्रोमियम, Cr2O7 -2 का निकलता है +6, और +6 से ये +3 पर जा रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस ना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसके अंदर, +3 इलेक्ट्रॉन होना तो जाकर, अच्छा 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता कि 12 कर देंगे, 3 कर देंगे। हाँ, ये शायद हो सकता है। Cr2 क्रोमियम 2 है। क्या लिखा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड और लॉस्ट बाय क्रोमियम एटम? क्रोमियम एटम की बात कर रहे हैं। ओके, सही। चलो इसको हम इस तरह कर लेते हैं। क्रोमियम जो है ना, अब ये 6 + 6 है, Cr2O7 -2 है, ये +6 है, इससे ये क्या बन रहा है? 2Cr + 3। अब अगर यहां पर देखेंगे तो हमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क दिख रहा है।
3 इलेक्ट्रॉन का फर्क दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको क्या करेंगे, 6 to the 12 कर देंगे, 12 + 12 से क्या +6 हो जा रहा है, तो यहां पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन का फर्क दिख रहा है, +6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो कि सिंगल एटम के लिहाज से बात की है, तो हम सिंगल एटम के लिहाज से देखेंगे, तो ये 6 to the 12 कर लेंगे, यहाँ पे भी 3 to the 6 हो जाएगा, तो ये लगा लो, ज्यादा बेहतर। फिर नहीं लगाओ, क्योंकि एक एटम की बात कर रहे हैं ना, पूरे Cr2 में तो +6 निकल जाए उसका, तो वैसे 12 हो जाएगा। तो 12 से +6 में जा रहा है, तो -6 करेंगे तो जाकर ये होगा ना, -6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, या -6 नहीं लगा देना है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है जाकर, तब जाकर ये ऐसा हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तभी तो चार्ज माइनस पे आएगा। बात समझ में आ रही क्या बता रहा हूं, तो मसला क्लियर। तो ये 3 के बजाय इसका 6 लगा लें, आंसर की में भी इसका 6 ही है, जो ऑफिशियल कीज आई थी उसमें भी 6 था, ठीक है। तो शायद उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पे लिया था कि एक एटम का, ये उसका है, जैम्पू का है, इस्लामाबाद को हुआ था टेस्ट, ठीक है। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाता, चलो ठीक, दोबारा भी बताता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इसको भी बनाया, एक ही रिएक्शन हो रहा है Cr2O7, यहाँ पर वो +6 है और ये +3 पे ही आ रहा है, तो Cr +6 है, +3 पर ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर असल में 3 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर गेन हो रहा है, तो ये पीछे मैंने रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दे दिया इसकी, अगर हो सके तो डिलीट कर दूंगा इसको वहां से, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो मसला तो अदीना ने सही बताया, गुड। आगे बढ़े, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा करेक्ट फीचर नहीं है, मतलब इनकरेक्ट, पढ़ना पड़ेगा आंसर। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, बिल्कुल सही। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड, नो। समझ में आ गई बात, क्या लिखा हुआ है। करंट 2 तरह का होता है, एसी डीसी, पता है। बैटरी में हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डीसी करंट होता है, बैटरी लगाते हैं, एसी करंट नहीं लगा सकते। रीजन क्या है, क्यों, आप बता सकते हैं क्यों? हाँ, क्योंकि उसमें प्लस माइनस होता है ना डीसी करंट में, एसी करंट में सिंगल डायरेक्शन फ्लो हो रहा होता है, उसमें एनोड कैथोड का सिस्टम नहीं बन सकता, क्योंकि एसी करंट में एक ही तार में करंट होता है, लेकिन डीसी में दोनों तार पे करंट होता है, हमें दोनों तार पे करंट चाहिए, तो इसलिए हम लोग डीसी करंट यूज करते हैं। एसी में 2 तार एसी में होता तो है अल्टरनेटिंग करंट में, लेकिन एक तार बस वो सर्किट कंप्लीट करने के लिए होता है, न्यूट्रलाइज उसको हो रहा है। लेकिन लाइव ये जो फेज होता है वो एक ही तार होता है, देखा है आप लोगों ने, रेड होता है और एक ब्लैक होता है, ये जो लगा होता है कमरों में, तो तार उसमें से एक में एकदम टेस्टर लगा होगा ना, तो एक में वो तेज लाइट जल रही होगी करंट, और एक में हल्का सा लाइट आ रहा होगा, तो बोलते हैं ये फेज है, न्यूट्रल है। पता है आप लोगों में से किसी को आता है करना, एक स्विच लगाना आता है किसी को, आप में से किसी को नहीं आता? टेस्ट तो एक बस हल्का सा है, इतना भी बहुत कर लिया, मेडिकल वाले इतना भी कर ले तो बहुत है। आप लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होगा ना, क्योंकि आपकी फील्ड ही नहीं, क्या करो। इंजीनियरिंग वाले नहीं करते हैं तो उनको बड़ा डांटता हूँ मैं, यार इंजीनियरिंग करके आप लोगों को नहीं आता। मेडिकल वालों को तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों को करना ही नहीं है सब लाइफ, उनको तो करना है ना कम से कम। आगे बढ़े, देखो बेटा, चलो चलो, ये जो बैलेंसिंग होती है ना हमारे पास इक्वेशन, 3 इस तरह से हो सकती है। बैलेंसिंग का तरीका जो होता है ना, बैलेंसिंग का थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। बैलेंसिंग का तरीका 3 तरह से होता है। एक हमारे पास कहलाता है इंस्पेक्शन मेथड, जो आपने 9th क्लास में सीखा था, इंस्पेक्शन मेथड। इसी को कुछ लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, इस नाम से भी सुना होगा आपने, हिट एंड ट्रायल मेथड। 9th क्लास में जो आप लोग करते थे बेटा, 3 नंबर का सवाल जो आता था शॉर्ट में, अगर 9th क्लास अब तक याद है तो पता होगा, है ना। दूसरा मेथड हमारे पास होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और तीसरा मेथड हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये तो 9 में पढ़ लेते हैं और ये फर्स्ट में पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये एक सिंह बोर्ड में हमारा नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बस एक बात याद रखिएगा कि उसमें हम स्प्लिट नहीं करते 2 पार्ट्स में इक्वेशन, उसमें एक ही इक्वेशन को हम डायरेक्ट बैलेंस कर लेते हैं। स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट्स सिर्फ किसका है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का हिस्सा होता है। यहाँ पर क्या पूछा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बताइए कौन सा स्टेप इररिलेवेंट है, तो ये वाला इररिलेवेंट। पूरा स्टेप नहीं जानिए क्या है, बस ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। किसमें, पीएमडीसी